डियर स्टूडेंट्स, मोर क्लासेस के लिए मीनल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट क्लासेस अटेंड करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। लास्ट वीडियो हमने चैप्टर नंबर 2 को किया था, राजस्थान का इतिहास। क्लास 6 ही हमारी चल रही है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, इतिहास जानने के स्रोत। काफी इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको देना है एक क्वेश्चन का आंसर जो कि लास्ट वीडियो से संबंधित है। किस चीनी यात्री ने मत्स्य जनपद का वर्णन किया? किस चीनी यात्री ने मत्स्य जनपद का वर्णन किया था? ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो चलिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। तो अभी तक हम यही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से राजस्थान में बहुत सारे जनपद बने, बाहर से जातियां आई और राजस्थान में आकर निवास करने लगी। ठीक है, अब इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि कोई अभिलेख मिल गया या फिर वहां की मुद्राएं मिल गई, बर्तन मिल गए। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? जो किसी के द्वारा रचित होते हैं, किसी ने जैसे साहित्य जो है लिखा, किसी ने ग्रंथ लिखा, जिससे कि वहां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरा यानी कि पुराना और तात्विक यानी कि तत्व। ठीक है, तो पुराने तत्व। ऐसे स्रोत में अभिलेख आ जाएंगे, मुद्रा आ जाएगी, स्मारक आ जाएंगे, कलाकृतियां एवं उत्खनन यानी खुदाई के दौरान प्राप्त सामग्री शामिल होती है। ठीक है, डेफिनेशन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में अंतर। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। तो देखिए, आ जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे अभिलेख हो गए, ये हमें शिला यानी कि पत्थर और पत्थर पे लेख, ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख, ठीक है, अभिलेख जो है वह हमें पत्थर पर लिखे हुए मिलते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता क्या है? ये विविध भाषाओं में गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनमें तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की भी जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। ये लाइन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रशस्ति किसे कहते हैं? जो कि प्रशंसा में लिखी गई हो। ठीक है, कोई भी राजा की प्रशंसा में लिखी गई हो, ऐसे अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं। तो देखिए, ये क्या है? शिलालेख, शिल पर लिखा हुआ लेख, शिल यानी पत्थर। ठीक है, चलिए प्रमुख अभिलेखों के बारे में देखिए। नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूपलेख। यूपलेख के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, जहां हमने पढ़ा था कि जो मालवा थे, तो मालवों की विजय का हमें यूप अभिलेख में वर्णन मिलता है। सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, जिस तरीके से हमें चौहान वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है बिजोलिया शिलालेख से, उसी तरीके से ये जो घटियाला अभिलेख है, यहाँ से हमें जो प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट रहते हैं ये अभिलेख, आपको याद रखने हैं। एक तो घटियाला अभिलेख जहां हमें प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, ठीक है। दूसरा यूप लेख जो कि हमने मालवों से संबंधित देखा, और एक आएगा
आगे हम पढ़ेंगे बिजोलिया शिलालेख, जहां हमें चौहान वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। तो देखिए आ गया है कि घटियाला अभिलेख प्रतिहारों से संबंधित है और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है चीरवा का शिलालेख। यहाँ से हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें किस शिलालेख से प्राप्त होती है, तो वह है चीरवा का शिलालेख। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, तीनों को याद रखना है। घटियाला अभिलेख प्रतिहारों से संबंधित, बिजोलिया शिलालेख चौहानों से संबंधित, चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह से संबंधित। तो ये देखिए ये क्या है, स्मारक है कोई बना हुआ। अब स्मारक से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं, किले, जिनमें चित्तौड़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, देखिए इस शब्द को ध्यान से, राजप्रासाद का मतलब होता है महल। इनके अलावा भवन, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तात्कालीन स्थापत्य कला, यानी जब वो कला बनाई गई, जब वो, जैसे कि ये स्मारक जो है जिस समय बना, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। ये बताते हैं स्मारक कि किसने इस स्मारक को बनवाया होगा, वहां पर लोगों के जो कार्यक्रम है वह किस तरीके से चलते होंगे। ठीक है, वहां किस तरीके से पूजा उपासना होती होगी, किस देवता को मानते होंगे, तो ये सब भी हमें स्मारक से भी पता चलता है। मुद्राएं, मुद्राओं से भी हमें पता चलता है। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तो मुद्राओं से तो विशेष तौर पे हमें पता चलता है कि वहां पर आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। ठीक है, सोने की मुद्रा से पता चलता है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। चांदी के सिक्कों से पता लगता है, तांबे के सिक्कों से भी पता चलता है। ठीक है, स्थिति के बारे में। इसके अलावा वहां जो जो भी शासक होते थे उनके चित्र जो है वह भी सिक्कों पर मिलते हैं। तो ये भी पता चलता था कि ये सिक्के जो हैं किसके द्वारा निर्मित करवाए गए होंगे। धार्मिक स्थिति का पता भी चलता था। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, संवत नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य और शासक की शक्ति के सूचक भी थे। आहड़, रेण, बैराठ, रंग महल, सांबर, सुखाड़ियों के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में भी जानकारी उपलब्ध होती है। अगले देखिए ये क्या है, बर्तन है। तो इनसे भी हमें पता लगता है वहां की क्या कलाकारी रही होगी, यह भी हमें पता चलता है। बर्तन और कलाकृतियां, उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष यानी गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों की कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर जो कहाँ है, सीकर में, नीम का थाना, इसकी ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा, जयपुर एवं नोह सभ्यता जो भरतपुर में है, इससे प्राप्त काले और लाल मृत भांड, आहड़ व ग्लून से प्राप्त प्रस्तर यानी पत्थर, फलक आदि में कला कौशल भी देखा जा सकता है। तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जा सकता है कि जो नोह सभ्यता है वहां से हमें किस प्रकार के मृत भांड प्राप्त हुए हैं, काले और लाल मृत भांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो हम अभी पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत।
अगला देखिए ताम्रपत्र। ताम्रपत्र से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब ताम्रपत्र क्या होते हैं? तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। ठीक है, ताम्र यानी तांबा और पत्र यानी कि पत्थर। ठीक है, तो तांबे के छोटे बड़े पत्थर जो होते हैं, पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनमें हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, ये किसी राजा के द्वारा लिखवाया गया होगा, तो उस शासक के काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहां किस प्रकार की भाषा चल रही थी, ये पता लगता है। ठीक है, वो लोग किस धर्म को मानते थे, यह भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, अब हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि यहाँ हमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है। तो देखिए, चैप्टर इतने ज्यादा अच्छे तरीके से हम नहीं पढ़ सकते अकेले बैठकर। यदि हम यहाँ यूट्यूब पर एक एक लाइन को पढ़ते जाते हैं तो ये चीजें हमें बहुत आसानी से याद हो जाती है। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन आंसर से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर जब आप याद करेंगे तो वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साहित्यिक स्रोत देखिए, इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास के जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। तो देखिए, इतने अच्छे तरीके से चैप्टर जो है वो कोई नहीं पढ़ाता है। यहाँ तक कि आप खुद भी इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप साथ साथ पढ़ते जाइए। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मजे के साथ आप इन चैप्टर को पढ़ जाएंगे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, हमने देखा था कि जो बिजोलिया शिलालेख है वो चौहानों से संबंधित है, उनकी जानकारी देता है। वहीं जयानक द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय, यहाँ से भी हमें चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। नयन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया हमीर महाकाव्य, यहाँ से भी चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो इनको साथ साथ थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि हमें चौहानों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रही है। बिजोलिया शिलालेख से मिल रही है, नयनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य से मिल रही है, जयानक के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय से मिल रही है। ठीक है, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। तो देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा कि जो पद्मनाभ द्वारा कृत कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा कृत दलपत विलास और खिड़िया जग्गा द्वारा कृत है वचनिका। ठीक है, तो ये जो इनकी रचनाएं हैं, बस इनके नाम जो हैं इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैन्सी री ख्यात, बांकी दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तवारीखों, इतिहास ग्रंथों से भी हमें विशेषतः मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। तो देखिए, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और हम अभी केवल 6 क्लास का 3rd चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनके द्वारा कृत जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन पश्चिम भारत की यात्रा ये भी किसके द्वारा रचित है? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित
उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास का ग्रंथ उल्लेखनीय है। तो देखिए पैराग्राफ जो है, ये दोनों ही पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। और सबसे ज्यादा जरूरी है कर्नल जेम्स टॉड की ये पश्चिमी भारत की यात्रा जो है, इस बुक को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसे अधिकतर याद नहीं रखते हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को तो याद रखा ही जाता है। और सूर्यमल मिश्रण का जो वंश भास्कर है याद रखना है। कविराज श्यामल दास का द्वारा लिखित वीर विनोद ये भी याद रखना है, ठीक है। और विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए कौन है, कर्नल जेम्स टॉड और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं ये दिखाई दे रहे हैं, और श्यामल दास ये रहे जिन्होंने क्या लिखा, वीर विनोद। चलिए तो देखिए चैप्टर होता है आपका समाप्त। यहाँ पर पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा, और सबसे ज्यादा जरूरी है किसने कौन सा रचना जो है वह लिखी, ये आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर में याद रख लेनी है, ठीक है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट ज्यादा थी, जैसे नयन चंद सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य है, ठीक है। इसके अलावा जयानक के द्वारा लिखा गया वंश भास्कर जो है वो लिखा गया सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। श्यामल दास का जो वीर विनोद है, तो मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये तो आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं शब्दावली। तो शब्दावली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं हमने ऊपर अच्छे से पढ़ लिया था, फिर भी देख लीजिए। ताम्र पत्र, तांबे के पत्र पर या पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट है उत्खनन, उत्खनन का तो मतलब ही है कि खुदाई करना। मृद भांड, मृद यानी मिट्टी और भांड यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। वंश भास्कर के लेखक हैं, तो देखिए यहाँ कितने इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, आंसर आपको पता है। बांकीदास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण या दयाल दास, तो कौन है, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को डैश कहा जाता है, तो हमने लाइन देखी थी चैप्टर में ही, क्या कहा जाता है, प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत में उत्कीर्ण डैश का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। तो मैंने कम से कम 2 या 3 बार इस लाइन को दोहराया था कि संस्कृत भाषा में लिखा गया रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें कौन सा शिलालेख देता है। तो आपको याद आया होगा, बिल्कुल हमने अभी पढ़ा है। थोड़ा सा दिमाग जो है वो यहाँ पर भी आपको काम में लेना है कि फटाफट से जो अभी हमने याद किया है तो वो तो याद होना ही चाहिए। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है चीरवा का शिलालेख, ठीक है, चीरवा का शिलालेख। राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए, तो सभी को याद है, चित्तौड़गढ़, ठीक है, कुंभलगढ़, रणथंभौर। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, तो पुरा मतलब पुराना और तत्व, और जहां से हमें जानकारी मिले तो वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, मृत भांड आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, वहां के स्मारक आ जाएंगे, तो वह क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत। इतिहास लेखन में मुद्राओं के योगदान को समझाइए, तो मुद्रा जो होती है उसका क्या योगदान होता है, हमने देखा था कि वहां की जो आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है मुद्रा से। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट डे करेंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे नहीं लगता है कि आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ हमने एक एक लाइन को अच्छे से देखा, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर याद भी हो गई होंगी, और क्वेश्चन आंसर जो है, जो अभ्यास प्रश्न होते हैं हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट रहते हैं, इनको सभी को सॉल्व करना है। वीडियो को ये नहीं है कि एक बार देख लिया और उससे वहां छोड़ दिया, ठीक है। अभी आप लोगों के पास इतना ज्यादा लोड नहीं है पढ़ाई का, जो चैप्टर यहाँ पढ़ाया जाता है उसे कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है, अभ्यास प्रश्न खुद से सॉल्व करने हैं वॉल्यूम को कम करके, जिससे ये पता लगता है कि चैप्टर आपको कितना जल्दी याद होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।